अब तक आपने जो भी देखा होगा वो 1830 सेंचुरी के पहले देखा होगा, लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो 1830 सेंचुरी से 1848 सेंचुरी तक हुआ क्या आखिरकार यूरोप में। तो फिर कंजर्वेटिव्स का उस टाइम ज़माना था, और कंजर्वेटिव्स जो थे उनकी जो ताकत थी, उनकी पावर अब फीकी पड़ने लग गई थी। अफसोस 1830 सेंचुरी तक उनकी पावर ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। 1830 जुलाई में पहला फ्रांस में वॉयलेंस स्टार्ट हो गया, जिसके कारण जो बर्बन डायनेस्टी थे, बर्बन फैमिली था, उसको फेंक के, उसको हटा के उन्होंने एक मोनार्शियल डायनेस्टी का, मोनार्शियल गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो गवर्नमेंट चलता था उसको अडॉप्ट कर दिया। उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का नाम था लुइस फिलिप्स, जो कि उसको हेड था, जो भी उसको रूल कर रहा था अभी फ्रांस में रिसेंटली। फिर उसके बाद जो था कि जो भी चेंजेस फ्रांस में आता था उसका जो पूरी इफेक्ट थी वो यूरोप में दिखने लग जाती थी। इसको देख के मैटरनिच ने एक सेंटेंस बोला था, जब भी फ्रांस को सर्दी लगती, मतलब जब भी फ्रांस छींकता था तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती थी। उसी को ही देख के, उसी फ्रांस को देख के एक जुलाई रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ये जो हुआ था ये बेल्जियम में हुआ था, और बेल्जियम जो ट्रीटी ऑफ वेना के दौरान बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड के साथ जुड़ गया था, वो इस टाइम अलग हो गया इस रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है, फिर इसके जो बाद हुआ ग्रीक वॉर, इसी को देख के ग्रीक वॉर होना स्टार्ट हो गया। ये जो था ग्रीक जो था उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में 15 सेंचुरी से था, और ये अपना स्ट्रगल इंडिपेंडेंट करने के लिए 1821 से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन इन्हें हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब इनकी मदद कुछ पोइट्रीज ने, कुछ आर्टिसन ने, कुछ पब्लिक, जो भी पब्लिक को मोनेटाइज करने वाले लोगों ने, और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन ने इनकी मदद की, और फिर जाके इन्होंने लास्ट को द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में साइन करके 1832 में जो हुआ था, उसके बाद ये जो इनका जो नेशन था ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गया। फिर जो इसके बाद आया कि अब इनको जो लोगों को, लिबरलिज्म को, नेशनलिज्म को चाहिए था कि पूरे यूरोप में इंडिपेंडेंट, तो उन्होंने रोमांटिक आइडियाज़ को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। रोमांटिक आइडिया मतलब नेशन के प्रति देशभक्ति की भावना। तो इन्होंने आर्ट में और पोइट में साइंटिफिक फिक्शन को अलावा इन्होंने नेशन के बारे में दिखाया कि अत्याचार, ये लोगों हमारे ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। इसमें एक जर्मन फिलोसोफर था जो इसका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, जिसने आइडिया दिया था कॉमन पीपल का। वो बोल रहे थे कि डास वॉल्क मतलब कॉमन पीपल, हमें कॉमन पीपल की आइडियाज़ को रखनी चाहिए, हमें ये आइडिया को जनरेट करना चाहिए। तो इन्होंने एक कैरोल कुरपिंस्की, इस टाइप के डांसेस, जो बैलेड्स गांव-गांव में आके बोलना स्टार्ट कर दिया। तो 2 भाई थे, जैकब और विलियम गिम। ये जो थे ये विलेज में जाके यही चीज़ बोलते थे कि ऐसे स्टोरी सुनाते थे उनके पुराने ज़माने के, यूनिटी की, नेशंस की, जिससे उनके जो देशभक्ति के प्रेम की भावना स्टार्ट हो जाए। तो इसका जो सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ा पोलैंड में इसका बहुत यूज़ किया गया, क्योंकि उसमें उधर ट्रीटी ऑफ वेना के दौरान रशिया को पोलैंड मिला, लेकिन रशिया जो था वो बहुत बुरा था उस टाइम पे। तो रशिया ने क्या किया कि पोलिश लैंग्वेज को पूरी तरह बैन कर दिया। उसने स्कूल में, कोई भी जगह पे बोला कि पोलिश लैंग्वेज को मत पढ़ाया जाए, और उसने पोलिश लैंग्वेज को पूरी तरह हटा दिया। उसके बाद जो इनके कलर्जीज थे उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो कलर्जीज जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने चर्चिस में बोला कि जो भी वो भी चर्चिस के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देते थे वह पोलिश लैंग्वेज में होता था, इसके कारण जो क्लर्जीज के जो प्रीस्ट थे उनको सर्बिया के जेल में भेज दिया जाता था। ये उनकी हालत थी उस टाइम के, वो पोलैंड की ये दिशा थी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या होता है पूरे यूरोप में। उस टाइम यूरोप की हालत सच में बहुत ज़्यादा ही बुरी थी, क्योंकि 1830 सेंचुरी में उस टाइम में इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल आने लगा, मतलब कि ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप होने लगा। तो फिर इसमें कुछ पॉइंट्स उसको ध्यान में रखो कि जब 19th सेंचुरी में स्टार्टिंग में ही इनिशियली बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन बढ़ गई उस टाइम पे, और फिर क्या हुआ कि जो लोग थे
जो विलेज में रहते थे, जो रूरल पीपल्स थे, वो विलेज से जॉब के कारण, जॉब को ढूंढने के लिए सिटी में माइग्रेट करने लगे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही जगह पे देखिए जॉब चाहिए था उनको, जॉब बहुत कम था, और लेकिन जॉब देखने वाले, ढूंढने वाले बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में प्रेजेंट थे। तो फिर उन्होंने एक जगह में इकट्ठे होकर स्लम्स बन गए, स्लम्स की तरह रहने लगे। फिर क्या था कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर, स्मॉल कंपनीज थी, स्मॉल वो प्रोड्यूसर्स थे, उनको कंपटीशन झेलना पड़ा बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन से या फिर मशीन से आने वाले चीप प्रोडक्ट्स के साथ। फिर क्या हुआ कि सडनली उसी सेंचुरी में ही, 19th सेंचुरी में ही बैड हार्वेस्टिंग हुई, मतलब कि फसल की कटाई बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण जो फूड था उसकी प्राइसेस सडनली राइज हो गई। तो फिर इसका जो फिर गलत फ़ायदा उठाया गया कुछ अलग अलग जो बड़े बड़े लोगों के द्वारा। तो इसकी रिलेटेड एक स्टोरी है, उसको पहले ध्यान से सुन लो आप। तो इसमें था कि जो बहुत सारे वर्कर्स को जॉब चाहिए थी, जैसे कि मैंने बताया इतनी हार्डशिप के कारण, तो फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनको बोलते थे कि हाँ जॉब्स हम देंगे, तो उनको काम करवाते थे। तो फिर एक स्टोरी थी इनके रिलेटेड कि एक जगह पे बहुत सारे लोगों को इन्होंने काम पे रखा, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो फिर उन्होंने जितना उनसे काम करवाया गया था उससे कम दिया। अब इतना हार्डशिप चला था, उतने में उनकी गुजारा नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया, उस मर्चेंट पर हमला कर दिया, उसके फर्नीचर काट दिए, उनके फर्नीचर फेंक दिए, जितने भी उन्होंने बनाए थे चीज़ें उसको तोड़ फोड़ के रख दिया। इसका जो इफ़ेक्ट बहुत बैड पड़ा। इनिशियली में स्टेज में जो मर्चेंट था वो उस विलेज को छोड़ के भाग गया, लेकिन वो 24 आवर के बाद आर्मी के फोर्स के साथ आया और उसने 11 वर्कर को मार दिया। ठीक है, ये हुई थी उनकी दर्द भरी कहानी। जो लिबरल्स थे वो रिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर जर्मन में एक ऐसी स्टोरी निकली कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, प्रोफेशनल बिजनेसमैन और आर्टिस्ट, वो खुद फ्रैंकफर्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि वो जर्मन नेशनल असेंबली को वोट देंगे। तो 1848 को वो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उन्होंने इनको, जैसे कि उन्होंने बोला कि हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च के हिसाब से चलेगा। तो जब भी जैसे ही फ्रैंकफर्ट में एसटी जो चर्च के सामने, पारोल के सामने जब वो किंग को मुकुट पहनाया गया, तो उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं मुकुट चाहिए। तो उसने अलग अलग लोगों को, मतलब कि जो अपोज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च को, उसको जाके ज्वाइन कर दिया और वो जीत गए। उस टाइम पे ये जो जर्मन नेशनल असेंबली भी जो थी वो टूट गया, क्योंकि उसने आर्टिसन और वर्कर के इंटरेस्ट को भी तोड़ दिया था, क्योंकि उनकी डिमांड्स को उन्होंने फुलफिल करने में असमर्थ रहे। फिर वुमेन ने, उस टाइम वुमेन ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो फिर वुमेन्स ने क्या किया कि राइट टू वोट का नारा लगाना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ फाउंडेशंस बनाए, जैसे कि जहाँ पे वुमेन्स काम करती थी, जैसे कि अपना मैगजीन छापने लगी, जिसके कारण ताकि उनकी पब्लिसिटी हो। और उन्होंने अपना एक सेपरेट पॉलिटिकल मीटिंग्स भी अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो भी वोट दे सके, उनको भी वोटिंग का राइट मिल सके। लेकिन जैसे ही वो एसटी पाउल में, द चर्च में, जो फ्रैंकफर्ट की चर्च में पहुंची, तो लेकिन उनको वोट देने का कोई राइट नहीं मिला। उनको बस अलाउ हुआ कि वो विजिटर गैलरी में देख सकते हैं, जो कि उस टाइम पे नहीं था। लेकिन उनको बोला कि आप बस जो भी इधर वोटिंग होगा, जो भी कुछ होगा, आप वो सब कुछ विजिटर गैलरी से देख सकते हो। तो ये सब कुछ था इनके काम। तो उस टाइम तक ये जो लिबरलिज्म का जो उस टाइम तक एक वो कंजर्वेटिव्स थे, वो उनको तो रोक नहीं पाए, लेकिन हाँ उसको हटा दिया गया। जो मोनार्शियल गवर्नमेंट को हटा के कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट आ गया, लेकिन जो कि कंजर्वेटिव्स के अंडर में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा।